अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। टॉपिक इज़ स्टोमेटल रेगुलेशन। हम लोग वाटर अब्जॉर्प्शन भी पढ़ चुके हैं एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर भी, मींस रूट से सॉइल से जो वाटर अब्जॉर्ब होता है उसके बाद वो एरियल पार्ट्स तक ट्रांसलोकेट होता है। अगला स्टेप जो है वो है स्टोमेटल रेगुलेशन। आउटलाइन चेक कर लेते हैं। Stomata, structure of stomata, then opening and closing of stomata, theories and then factors. Stomata है क्या? Small pores प्लांट के लीफ पे प्रेजेंट होते हैं, मीन्स छोटे छोटे से सुराख प्लांट के लीफ पर प्रेजेंट होते हैं जिनके ज़रिए से एक्सचेंज ऑफ गैसेस एज वेल एज वाटर होता है बिटवीन प्लांट एंड एटमॉस्फेयर। वो छोटे छोटे पोर्स जिनकी मदद से गैसेस एक्सचेंज होती हैं और वाटर एक्सचेंज होता है बिटवीन प्लांट एंड एटमॉस्फेयर, उनको स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा आपको नज़र आ रही होगी, ये गार्ड सेल्स हैं, ठीक है, और ये दरमियान में जो स्पेस है इसको क्या कहा है? स्टोमा। स्ट्रक्चर देखते हैं स्टोमेटा का। ईच स्टोमा इज सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स. Each guard cell is a modified epidermal cell showing a prominent nucleus, cytoplasm and plastids. गार्ड सेल्स हैं, ठीक है, ये डिफरेंट लेयर्स से मिलकर बने हैं। 2 लेयर्स हैं। इनर लेयर क्या है? थिक और इन इलास्टिक। आउटर लेयर क्या है? थिन एंड इलास्टिक। गार्ड सेल्स के बाहर जो सेल्स की लेयर होती है उसको एपिडर्मल सेल्स कहा जाता है, ठीक है। जो गार्ड सेल्स के बिल्कुल साथ वाले एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो साइज में और शेप में बाकी एपिडर्मल सेल्स से थोड़े डिफरेंट होते हैं, इसलिए उनको सब्सिडरी सेल्स कहा जाता है। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल एंड सेल वॉल। देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा कैसे क्लोज और ओपन होते हैं? गार्ड सेल्स स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज होता है वो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन का मतलब सल्यूट की या वाटर की कॉन्सेंट्रेशन जो कम या ज़्यादा होती है उससे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, गार्ड सेल्स की जो इनर वाली वॉल्स हैं वो थिक होती हैं और इनइलास्टिक होती हैं, इस वजह से वो स्ट्रेच नहीं हो सकती। लेकिन जो आउटर वॉल होती हैं वो थिन और इलास्टिक होती हैं, जिसका मतलब है कि उनको हम स्ट्रेच कर सकते हैं। ये दो जो डिफरेंस है इनर और आउटर वॉल में, ये हमें गार्ड सेल्स की स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में बताता है। अब ये ओपन कैसे होता है? जब गार्ड सेल्स वाटर को अब्जॉर्ब करता है और टर्जिड हो जाता है। टर्जिड होने की वजह से क्या होता है कि जो आउटर थिन वॉल है ये क्योंकि इलास्टिक है तो ये स्ट्रेच हो जाती है, लेकिन जो इनर वॉल है वो इनइलास्टिक है, इसलिए वो स्ट्रेच नहीं होती, बल्कि स्ट्रेच होने की बजाय एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाती है। दूर होने की वजह से ये एक कनकेव शेप का एक होल बना लेती है, ठीक है, एक गैप सा क्रिएट हो जाता है और कहा जाता है कि स्टोमेटा आर नाउ ओपन। सिमिलरली जब गार्ड सेल्स वाटर को लूज करते हैं तो क्या होता है? गार्ड सेल्स की जो इनर वॉल है वो स्ट्रेट हो जाती हैं और गार्ड सेल्स एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम में ऐसा आता है कि बिल्कुल बंद हो जाते हैं, जो ओपनिंग है वो क्लोज हो जाती है। चलें ये वीडियो देख के थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। गार्ड सेल्स ओपन एंड ये क्लोज।
दीज आर फ्लैसिड गार्ड सेल्स, मीन्स इनमें वाटर नहीं है, ये वाटर को लूज कर चुके हैं। स्टोमा क्या है? क्लोज है। ये टर्जिड गार्ड सेल्स हैं, मीन्स इन्होंने वाटर को अब्जॉर्ब किया है। इनसाइड वाली वॉल जो है वो इनइलास्टिक है। ओके, आगे हमने डिस्कस करनी है थेरीज अबाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। दो थेरीज हैं। फर्स्ट इज एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट कॉन्सेप्ट। इस हाइपोथेसिस को या इस कॉन्सेप्ट को मेलेट हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग एक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टोमेटा की ओपनिंग को देख लेते हैं। स्टोमेटा की ओपनिंग किस तरह होती है, चलें डिस्कस करते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को। ये गार्ड सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अभी सिर्फ एक ही शो किया है मैंने। बाहर ये जो सेल्स हैं ये कौन से हैं? एपिडर्मल सेल्स। अब क्या होता है, दिन के वक्त लाइट के प्रेजेंस में गार्ड सेल के अंदर मैलिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और वो मैलिक एसिड प्रोड्यूस कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। मैलिक एसिड इज़ अ वीक एसिड, तो वो फ़ौरन से डिसोसिएट हो जाता है H पॉजिटिव आयन में और मेलेट में। वो H पॉजिटिव आयन गार्ड सेल के अंदर अकुमुलेट हो जाते हैं, जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए इन H पॉजिटिव को बाहर एपिडर्मल सेल्स में भेज दिया जाता है, और एपिडर्मल सेल के जो K पॉजिटिव हैं उनको सेल के अंदर लाया जाता है। इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए H पॉजिटिव को बाहर और K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव को गार्ड सेल के अंदर भेजा जाता है। अब सेल के अंदर पोटेशियम आयंस और मेलेट आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर है, इंक्रीज़ हो गया है। ठीक हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से वाटर एपिडर्मल सेल से कहाँ मूव करेगा? गार्ड सेल से। हमने पढ़ा है कि वाटर मूव करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वाटर एपिडर्मल सेल से कहाँ मूव करेगा? गार्ड सेल से। गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे और ओपन हो जाएंगे। अब क्लोजिंग किस तरह होगी? सेम वो सारा प्रोसेस जो है उसको अगर हम रिवर्स कर दें, रिवर्स कैसे करें? डार्क में मतलब नाइट में क्या होगा, हाइड्रोजन आयंस अंदर दोबारा एंटर हो जाएंगे और जो पोटेशियम आयंस हैं वो दोबारा से एपिडर्मल सेल्स में चले जाएंगे। मेलेट और जो हाइड्रोजन आयन है ये दोबारा कंबाइन करके मैलिक एसिड बनाएंगे, जिसकी वजह से अब गार्ड सेल के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, डिक्रीज़ करेगा। गार्ड सेल जो है वो अपनी टर्जिडिटी लूज़ कर देगा, जिसके केस में क्या होगा? स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट हाइपोथेसिस इज स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। इसके अकॉर्डिंग एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होता है गार्ड सेल्स के अंदर। उस एंजाइम का नाम है स्टार्च फॉस्फोराइलेज। स्टार्च फॉस्फोराइलेज के एक्शन को सेल की पीएच कंट्रोल करती है। वो कैसे कंट्रोल करती है? अगर पीएच हाई होगी तो इसका फंक्शन कुछ और होगा, अगर पीएच लो होगी तो इसका फंक्शन कुछ और होगा। चलें अब इसके फंक्शन को पढ़ते हैं। डे टाइम में व्हेन लाइट फॉल्स, कार्बोनिक एसिड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सेल की जो पीएच है वो हाई हो जाती है। सेल की पीएच हाई होने की वजह से ये जो एंजाइम है स्टार्च फॉस्फोराइलेज ये एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद ये एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च क्योंकि इनसॉल्युबल फॉर्म है, ठीक है, इसीलिए वो कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, जो कि सॉल्युबल है। इसकी वजह से क्या होता है? गार्ड सेल्स का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है,
ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जितना भी एपिडर्मल सेल का वाटर है वो गार्ड सेल में मूव करना शुरू कर देता है फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाता है, टर्जिड और खुल जाता है। इसी तरह जब कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स जब नाइट होती है, जब रात का टाइम होता है, जब अंधेरा होता है, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा एक्यूमुलेट हो जाती है, वाटर के साथ रिएक्ट करती है और दोबारा कार्बोनिक एसिड बना देती है। पीएच डिक्रीज हो जाती है। अब लो पीएच का क्या फ़र्क पड़ता है उस एंजाइम पर? लो पीएच की वजह से वो एंजाइम ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को दोबारा स्टार्च में मीन्स इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है कि गार्ड सेल्स का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाता है। उसके डिक्रीज़ होने की वजह से सेल जो है वो अपनी टर्जिडिटी लूज़ कर देता है और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। इस हाइपोथेसिस को लेकर बहुत सी ऑब्जेक्शंस भी थी और एविडेंसेस भी थे इसकी सपोर्ट में। ऑब्जेक्शंस में ये भी कहा गया था कि कुछ ऐसी भी सेल्स हैं या ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके अंदर स्टार्च एब्सेंट है, लेकिन फिर भी वहाँ पे स्टोमेटा क्लोज और ओपन हो रहा है। इस हाइपोथेसिस में जैसे बताया कि स्टार्च की वजह से ही स्टोमेटा क्लोज भी हो रहे हैं और ओपन भी हो रहे हैं, इसीलिए ये हाइपोथेसिस एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि ये देखा गया कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें स्टार्च एब्सेंट है, फिर भी उनमें स्टोमेटा क्लोज भी हो रहे हैं और ओपन भी हो रहे हैं। हाँ जी, आगे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टोमेटा मूवमेंट। सबसे पहला फैक्टर है लाइट। लाइट कैसे स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को अफेक्ट करती है, जैसे हमने पहले पढ़ा, ठीक है। लाइट, व्हेन लाइट फॉल्स, क्या होता है कि वो मैलिक एसिड कन्वर्ट कर देती है एच पॉजिटिव में और मैलेट में, ठीक है। वो एच पॉजिटिव गार्ड सेल्स में जाके एक्यूमुलेट होते हैं, फिर इक्विलिब्रियम के लिए एच पॉजिटिव बाहर जाते हैं और एपिडर्मल सेल से के पॉजिटिव अंदर आते हैं। के पॉजिटिव और मैलेट की वजह से गार्ड सेल्स के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। उसके इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, एपिडर्मल सेल का जो वाटर है वो गार्ड सेल्स में मूव करता है, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाते हैं और ओपन हो जाते हैं। इसी तरह लाइट कैसे अफेक्ट करती है स्टोमेटल क्लोजिंग को, कि डार्क में क्या होता है कि दोबारा से वो जो एच पॉजिटिव आयंस हैं वो गार्ड सेल्स के अंदर जाते हैं, के पॉजिटिव बाहर आ जाते हैं, एच पॉजिटिव मैलेट के साथ मिलकर दोबारा मैलिक एसिड बना लेता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज कर जाता है और गार्ड सेल्स जो है वो टर्जिडिटी को लूज कर देते हैं, तो फिर क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। इसी तरह टेम्परेचर भी बहुत इफ़ेक्ट करता है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को। टेम्परेचर हाई होगा तो ट्रांसपायरेशन का रेट भी ज़्यादा होगा और ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल को भी बहुत अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज और ओपन होते हैं। थर्ड वन इज़ वाटर। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो स्टोमेटल मूवमेंट को या स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग को अफेक्ट करता है। अगर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो गार्ड सेल्स जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के ज़रिए वाटर को अब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसकी वजह से उनके अंदर टर्जिडिटी आ जाएगी। टर्जिडिटी आने की वजह से क्या होगा, वो ओपन हो जाएंगे। इसी तरह अगर वाटर की डेफिशिएंसी है तो वो टर्जिडिटी लूज़ कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता क्लोज हो जाएंगे।